वेल डिफाइंड अरेंजमेंट किसमें होता है, क्रिस्टलाइन में कि अमॉर्फस में? गुड। एक छोटा सा पार्ट का भी पैटर्न अगर हम समझ गए तो उसको जनरलाइज कर गए, अगर उसमें क्रिस्टल डिफेक्ट ना हो तो जनरलाइज कर सकते हैं। गुड। तो साइंस इसमें है, क्रिस्टलाइन में। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक हो गया सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, नमक सॉलिड फॉर्म में ही है ना, ठीक। इस तरह का क्रिस्टल को हम लोग कह सकते हैं आयनिक क्रिस्टल। ओके, आयनिक क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाने में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ने कंट्रीब्यूट किया, तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया कैटायंस एंड एनायंस, ठीक। हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, ठीक, क्योंकि लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर सकता है। मेल्टिंग पॉइंट, नमक क्या पिघल जाता है आसानी से? उसकी मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो 800 डिग्री के आसपास है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या आयंस फ्री है मूव करने के लिए इधर से उधर सॉलिड में? आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, इसलिए आयंस होने के बावजूद बट वो मूव नहीं कर सकता इधर से उधर, तो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इंसुलेटर, जब उसमें कोई क्रिस्टल डिफेक्ट नहीं है तब, ठीक है। तो पहला टाइप हुआ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल का एक एग्जांपल ये नमक को ले लो, तो किससे बना है वो? तो भाई कैटायन एनायन से बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कैटायन एनायन हुआ, ठीक है। हार्ड होते हैं बट ब्रिटल भी होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उसकी हाई होती है, और वो आयंस इधर से उधर मूव नहीं कर सकता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर फिर भी वो कंडक्ट नहीं करेगा व्हेन इट डज नॉट हैव एनी क्रिस्टल डिफेक्ट। ओके, दूसरा टाइप तुम्हारा है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसमें जो था दोनों के बीच में किस तरह का बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड, इसलिए इसका नाम दिया आयनिक क्रिस्टल। तो अब बताओ इस तरह के क्रिस्टल में किस तरह का बॉन्ड रहा होगा? ओके, एग्जाम्पल हुआ डायमंड, ग्रेफाइट। ओके, दोनों कार्बन का ही प्योर फॉर्म है, बट दो डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण दोनों का प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग है। दोनों में प्योर कार्बन है, लेकिन एक तरफ डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ओके, एक तरफ ग्रेफाइट स्लिपरी इन टच, पेंसिल में जो यूज होता है, लिखते हैं तो छोटा होता जाता है पेंसिल, क्योंकि लेयर बाय लेयर वो हटते जाता है पेपर फ्रिक्शन के कारण। दोनों में प्योर कार्बन है, लेकिन इतना प्रॉपर्टी में डिफरेंस किस कारण से आया? उसका क्रिस्टल अरेंजमेंट के चलते। ओके, इस तरह का जो भी क्रिस्टल होता है उसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ग्रेफाइट को एक एक्सेप्शन के सेंस में अलग करें तो जनरली कोवैलेंट सॉलिड वेरी हार्ड, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक नहीं कर सकता है, तो आयंस वायंस बनेगा नहीं, तो इंसुलेटर रहेगा, ठीक है। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है, यहां भी कोवैलेंट बॉन्डिंग है और जायंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहा है, ओके, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक। क्यों करता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ओके। अब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,4,
बाहर में 8 पूरा करने के लिए उसको कितना चाहिए और 4। ठीक है, वो 4 अपना जुगाड़ करता है कोवेलेंट बॉन्ड बना करके। ओके, डायमंड में एक कार्बन टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है 4 अलग अलग कार्बन से। ठीक, ये कार्बन इसी तरह से 4 अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड होगा। ठीक है, ये कार्बन भी अपना 4 बॉन्डिंग पूरा करेगा, ये कार्बन भी अपना 4 बॉन्डिंग पूरा करेगा। ओके, तो इस तरह से ये नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, टूट नहीं सकते हैं, इसलिए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड, जायंट नेटवर्क स्ट्रक्चर, इनफाइनाइटली स्प्रेडेड, क्योंकि हर कार्बन को अपना 4 बॉन्डिंग पूरा करते जाना है, जहां से उसको कार्बन मिलते जाए। और उसका लोकल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। चारों इलेक्ट्रॉन 4 सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। ओके, लेकिन यही ग्रेफाइट में जब हम आते हैं तो यहां भी कार्बन 4 बॉन्ड बनेगा, लेकिन 4 बॉन्ड जो बनाता है वो एक ट्रायगोनल प्लेनर वर्जन में आ जाओ। एक कार्बन 3 सिग्मा और चौथा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये कार्बन भी 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो कुल मिला के एक हेक्सागोनल शीट। तुम कह सकते हो बेंजीन रिंग देखे हो, किताब में देखे होगे, रियल में देखे होगे। बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड होता है उसमें। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, मतलब ईच लेयर में इनफाइनाइट बेंजीन रिंग फ्यूज हो चुका है, जुड़ चुका है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है। ओके, मतलब रेजोनेंस जो है, और रेजोनेंस जो है पहले बेंजीन में सिर्फ आपस में अंदर में रेजोनेंस था, लेकिन अगर इनफाइनाइट बेंजीन का लेयर दे दो तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे लेयर में मूव कर सकता है। ठीक, और पाई इलेक्ट्रॉन अगर रेजोनेंस के कारण मूव कर पाया अपने लेयर में तो उसके कारण वो कंडक्ट कर रहा है। हाँ, एक लेयर का दूसरा लेयर से कोई बॉन्डिंग नहीं है, समझ लेना बात को। बस एक लेयर दूसरे लेयर से वान डेर वाल्स फोर्स से अट्रैक्टेड है, जो कि वीक फोर्स है। ठीक, और इसीलिए एक लेयर दूसरे लेयर से स्लिप कर सकता है, और इसी स्लिपिंग टेंडेंसी का यूज करते हैं हम लोग पेंसिल में। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरीके से मूव करके दूसरे लेयर में नहीं आ सकता है, तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटर लेयर नहीं हो सकता है, इंट्रा लेयर है। और स्लिपिंग टेंडेंसी का यूज पेंसिल में किया, अदरवाइज लुब्रिकेंट में भी कर सकते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट के सेंस में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर अगर हो गया इंजन के अंदर तो हो सकता है तुम जो लुब्रिकेंट मोबिल यूज कर रहे हो वो डिकम्पोज कर जाए, तो उसकी लुब्रिकेंसी खत्म हो जाए, बॉन्डिंग वहां टूट गया, तो उस समय भी ये अपना सस्टेन कर लेगा। ओके, तो अब एक तरफ तुम्हारा है टेट्राहेड्रल जायंट नेटवर्क स्ट्रक्चर डायमंड का, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वहां पर ईच कार्बन 3 सिग्मा बनाया है, तो 3 सिग्मा के लिए 3 HO चाहिए, इसलिए sp2 है। और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है बगल वाले कार्बन के साथ, नीचे वाले कार्बन के साथ नहीं, बगल वाले कार्बन के साथ। और इस तरीके से इनफाइनाइट बेंजीन आपस में फ्यूज हो गया तो एक लेयर बना, इस तरह से दूसरा लेयर बना, इसके नीचे तीसरा लेयर बना, उससे चौथा लेयर बना। लेयर का लेयर के बीच में सिर्फ वान डेर वाल्स फोर्स है। अब कहोगे सर वान डेर वाल्स फोर्स तो वीक होता है, तो इसका स्टेट्स गैस होना चाहिए था। तो एक बात बताओ भाई, इनफाइनाइट लेयर तो भारी हो गया होगा, दूसरा लेयर भारी हो गया होगा, तो क्या ये उड़ सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह? इसीलिए सॉलिड फॉर्म में है। वान डेर वाल्स फोर्स ही है, लेकिन सरफेस एरिया देख रहे हो कितना ज़्यादा हो जाएगा एक लेयर का दूसरे लेयर से, तो इसलिए एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता जब तक उसको अलग ना किया जाए। लेकिन हाँ, इसके बीच में वान डेर वाल्स फोर्स है।
यहाँ कार्बन अपना चारों बॉन्ड अपने लेयर में ही मैनेज किया है, 3 सिग्मा और चौथा पाई, और वो पाई रेजोनेंस कर रहा है। और रेजोनेंस इंडिविजुअल बेंजीन में तो अंदर में होता था, लेकिन इनफाइनाइट बेंजीन जब दे दोगे तो इधर उधर पूरा कर सकता है, उस चलते वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ओके, तीसरा सॉलिड है मेटेलिक सॉलिड। प्योर एल्युमिनियम का शीट, कॉपर, ठीक है, ब्रॉन्ज, ये एलवाई है लेकिन ये कॉपर है। अब ये तो प्योर कॉपर अगर है तो मेटलिक बॉन्डिंग ही रहा होगा, इसमें आयनिक बॉन्ड का सवाल उठता नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग का मेटल मेटल के बीच होता नहीं है, ठीक है। तो मेटलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल एटम्स होंगे, ठीक। दे आर ऑल्सो हार्ड, उनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई ही रहता है, ओके। बट मेटलिक बॉन्ड में जो सी इलेक्ट्रॉन मॉडल है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लिया कि आयरन का बात करें तो आयरन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2+ बना, ये फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए रहता है और इन लोगों का इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर सकता है, इस चलते वो कंडक्ट करता है, ठीक। ये हुआ सी इलेक्ट्रॉन मॉडल के थ्रू कंडक्शन का कॉज। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखते हो कि क्यों कंडक्ट करता है मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को भी कंडक्ट करता है, तो उसके पीछे वजह है कि जैसे मान लिया कि हम सॉलिड लिथियम मेटल का बात करें, ठीक, स्मॉल है इसलिए समझना आसान हो जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, कॉन्फिगरेशन 2 1 है, या दूसरे सेंस से कहो तो 1s2 2s1 है, ओके। मेटलिक बॉन्ड क्या होता है वो समझो। अब n नंबर ऑफ लिथियम, इनफाइनाइट नंबर n नंबर ऑफ लिथियम मिल करके लिथियम मेटल का मेटलिक सॉलिड बनाया होगा, ठीक। हर लिथियम के बाहर में 2s ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग है, तो n नंबर ऑफ लिथियम का n नंबर ऑफ 2s मिल करके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट किया होगा। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 50% मतलब n/2 जो होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और बाकी बचा 50% एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। मेटेलिक सॉलिड में इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड और इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक। अब बताओ, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जब आइसोलेटेड था तो उसके पास बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन था 2s में, n नंबर ऑफ 2s में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होगा, n नंबर ऑफ 2s मिलकर n नंबर ऑफ MO जो दिया तो उसका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहीं रहेगा, लेकिन ये 2 तरह का था, n/2 n/2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो n इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, n/2। फिर से समझो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो n इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कितना ऑर्बिटल चाहिए, n/2 चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में रहना चाहेगा कि हायर एनर्जी में रहना चाहेगा, ठीक। अब फिर से समझना, हर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन बाहर में था, हर एक का बाहर वाला ऑर्बिटल मिल करके जनरेट किया MO, तो n नंबर ऑफ 2s दिया हमको n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो 2 तरह का था। अब उन लोगों का n इलेक्ट्रॉन n/2 MO में रहेगा और n/2 MO कौन वाला में, तो लोअर एनर्जी वाला में, तो वैलेंस बैंड में रहेगा, ठीक। इसमें है तुम्हारा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। बट मेटेलिक सॉलिड में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी डिफरेंस लगभग न के बराबर होता है, ठीक। तो जब तक उसको एक्साइट नहीं किए हैं तब तक वो वैलेंस बैंड में रह रहा है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चल जाएगा, इसलिए कंडक्ट कर रहा है,
ठीक, तुम इस तरह का फोटो देखे ही होगे एनसीईआरटी बुक में। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, आराम से इलेक्ट्रॉन इधर से जा सकता है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप रहता है, और सेमीकंडक्टर में इनके बीच का रहता है। तो एक्साइट कराने पर, हीट उट करने पर जा सकता है। इंसुलेटर में जंप ही नहीं कर सकता है, अच्छा खासा एनर्जी देना होगा। बट मेटेलिक सॉलिड में इजीली इधर उधर जा सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ रहता है, बट एक्साइट कराने पर बहुत आसानी से इधर से उधर मूव करता रहता है। हाँ, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, जो कि मेटेलिक सॉलिड में हम लोग देखते हैं। तो इसको समझने के लिए दो थ्योरी है, एक है सी इलेक्ट्रॉन मॉडल और दूसरा है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी नाम जो पड़ा है वो इसका एमओटी का ही नाम है, बैंड थ्योरी। सी इलेक्ट्रॉन मॉडल में समझो कि जैसे हम आयरन का, मेटल का बात कर रहे हैं, तो आयरन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए है, ये फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए है, जो भी उसका अरेंजमेंट है, और इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर सकता है, इस चलते वो कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर इस थ्योरी का एक लिमिटेशन है कि दो कैटायन, दो सिमिलर चार्ज एक साथ कैसे रह रहा है, रिपल्शन भी तो हो रहा होगा, सॉलिड में उसको नहीं रहना चाहिए था। तो तुम समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन अपना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, उससे दुश्मनी है बट इससे तो उसको अटैचमेंट है। बट ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इससे अट्रैक्टेड क्यों रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन उससे भी तो अट्रैक्टेड हो सकता है। इस सिचुएशन में इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर में इस इलेक्ट्रॉन को सब कैटायन अपने पास बुलाना चाहता है, और उसके चलते इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है, और उस चक्कर में ये तुमको सॉलिड स्टेट में मिल जाता है। बैंड थ्योरी क्या है कि हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि लिथियम मेटेलिक सॉलिड में डेफिनेटली n नंबर ऑफ लिथियम एटम मिल करके लिथियम का क्रिस्टल क्रिएट किया होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1:2s1 होता है। बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उसका 2s में है। तो n नंबर ऑफ लिथियम का n नंबर ऑफ 2s मिल करके जनरेट करता है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो n नंबर ऑफ लिथियम में n नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहा होगा। n नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जगह बनाना चाहेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ये दो तरह का बनता है, एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर n नंबर ऑफ MO बना तो n/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है और n/2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो n इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए n/2 चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रीफर करेगा लोअर एनर्जी में, तो बॉन्डिंग वाले का एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम रहता है। ठीक, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए n/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो जाता है, भर जाता है। ओके, बट मेटेलिक सॉलिड में इसी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड, और एंटी बॉन्डिंग वाले को कहते हैं कंडक्शन बैंड। मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में लगभग कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब एनर्जी डिफरेंस नहीं है, तो अगर एनर्जी लेवल पे हम बात करें तो ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड, जो कि ओवरलैप टाइप का किए हुए हैं। तो इस चलते इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में वो वैलेंस बैंड में रहेगा, लेकिन बहुत कोई एनर्जी गैप नहीं है, तो आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकता है। यही चीज़ इंसुलेटर में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इनके बीच, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, इसलिए वो इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, इस तरह का भी नहीं, थोड़ा रहता है। हीट करने पर आसानी से वो कंडक्ट करना शुरू कर देता है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग देखे तो पहला देखे आयनिक सॉलिड, दूसरा देखे कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तीसरा देख रहे हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल्स होते हैं, मेटल आयंस कर सकते हो उसका, क्योंकि उसका वैलेंस मूव कर सकता है इधर से उधर। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज कंडक्ट्स हीट। ठीक है, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, रिएक्शन
चौथा टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। एक एग्जांपल लिया मैंने सॉलिड I2 का, दूसरा सॉलिड HCl का, तीसरा आइस का। पहले HCl को देखें तो HCl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करके रखा है। उस चलते इस पर डेल माइनस और उतना ही डेल प्लस इस पर चढ़ा हुआ है, मतलब इसमें एक डाइपोल है। एक डाइपोल अपने बगल के मॉलिक्यूल का दूसरा डाइपोल के बीच में इंटरैक्ट कर सकता है थ्रू डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक। लेकिन इस तरह का डाइपोल जो इसमें क्रिएट हुआ ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों तो सेम एटम है, तो कोई पुश पुल कुछ नहीं कर रहा है। तो इसमें बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्गर केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, अब इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है इससे, उससे कमजोर है इससे। तो ऊपर से नीचे आने पर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है कि घटते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है तो उसकी हार्डनेस, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? बढ़ते जाएगी। हालांकि तीनों कोवैलेंट या आयनिक या मेटलिक के कंपैरिजन में लो मेल्टिंग सॉलिड्स है। रूम टेम्परेचर पे आयोडीन बहुत मुश्किल से सॉलिड I2 के फॉर्म में रह रहा है, बहुत आसानी से वो वोलेटाइल हो जाएगा। बट उससे स्ट्रॉन्गर है HCl का सॉलिड HCl में, उससे भी स्ट्रॉन्ग है वाटर में। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मेरा 3 तरीके का है यहाँ पर। एक हुआ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एक हुआ पोलर मॉलिक्यूल, और एक है H बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ओके, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह का, एक हुआ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा हुआ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड टोटल कितने तरह का बताया आपको? 4 तरह का। एक था आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड, और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन? पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पोलर है कि ये पोलर है? ऊपर वाला नॉन पोलर, ऊपर वाला नॉन पोलर, ये पोलर, और ये। वेरी गुड।